नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारा जो है वो चल रहा है फोर्थ मॉक टेस्ट, है ना। लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है अपना। और कौन से नंबर का चल रहा है? फोर्थ नंबर का चल रहा है। क्लियर है? तो थोड़ा सा गले में पेन है, तो स्टार्टिंग करते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो स्लो, बड़े प्यार से। और जैसा मैं हर क्लास में कहता हूँ आप लोगों से कि क्लास जो है ना बिल्कुल शानदार रहने वाली है और राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में काम की रहने वाली है। हर पेपर में आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार एक नवाचार, एक नई पहल है आदित्य क्लासेस के द्वारा। एक नया नवाचार किया जा रहा है जिसमें अपन जीके के स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे धीरे धीरे। बस ये 20 मिनट 25 मिनट की क्लास आपके लिए शानदार रहने वाली है। तो डेली शाम को 4 बजे आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, जैसे कि सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख ही पा रहे हैं, राजस्थान भर्ती 2024 पर्यवेक्षक, लिपिक, पशु परिचायक, जितनी भी भर्तियां हैं उन सब के लिए राजस्थान के इतिहास का मॉक टेस्ट नंबर 4 चल रहा है। राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर, तो बेफिक्र रहिए। स्टार्टिंग करते हैं क्लास को। शानदार क्लास रहने वाली है। सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। और एक और बात बता दूं, आप ये कोई भी एक कॉपी बना सकते हैं जिसमें रोज के मैं 10 प्रश्न कराता हूँ। ये 10 प्रश्न आप लिखते जाइए, है ना, समझते जाइए चीज़ों को, और जब एग्जाम होगा तो आप बहुत कुछ जान जाओगे जीके के बारे में। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है मित्रों, और समय आप लोगों के आगे है। ये रहा, देखिए समय चल रहा है और आपको बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 31वां है। वैसे प्रश्न है पहला, है ना। तीसरा मॉक टेस्ट चल रहा है, तो अब तक 20 प्रश्न मैं 2 मॉक टेस्टों में करा चुका हूँ। ये तीसरा मॉक टेस्ट है, तो इसमें प्रश्न जो है वो 31वां चल रहा है। चलिए सभी विद्यार्थी आई थिंक जुड़ गए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 31वां प्रश्न, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? सर, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? पहली बार बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। देखिए, राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया वो बात करते हैं अपन। तो किसने क्या कहा है? सबसे पहले हम बात करें राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड की, तो कर्नल जेम्स टॉड जी ने इस भूभाग के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। कर्नल जेम्स टॉड ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? रायथान शब्द का प्रयोग किया था। बात करें जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। सर, कौन से शब्द का प्रयोग किया है? राजपूताना शब्द का। विलियम फ्रैंकली वो थे जिन्होंने मिस्टर जॉर्ज थॉमस पर पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं। चलिए, तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं कर्नल साहब, है ना। और इसमें जो टॉड है, उस टॉड का अर्थ क्या होता है? टॉड का अर्थ मैंने आपको बताया था, लोमड़ी होता है। क्या होता है टॉड का अर्थ? लोमड़ी होता है। इनके गुरु जो थे वो थे यति ज्ञानचंद्र। क्या थे इनके गुरु? इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र, जो कि जैन मुनि थे। पाली भाषा सीखने के लिए इन्होंने बनाए थे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपका, उसका उत्तर हो जाएगा सर 13वें प्रश्न का, कि राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। क्लियर? राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने किया है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल, एक बार नेक्स्ट बोल दिया करो, जल्दी से नेक्स्ट बोल दिया करो, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। सर 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? 32वां प्रश्न, बिजौलिया अभिलेख के अनुसार सामल झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया? बिल्कुल आप लोग जवाब देंगे, मुझे विश्वास है। बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब देंगे, है ना। क्या है प्रश्न? बिजौलिया अभिलेख के अनुसार सामर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया? बिल्कुल आप लोग सटीक जवाब दे पाएंगे आई थिंक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिन भी विद्यार्थियों का उत्तर आ रहा है क्या? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जिनका उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए बात करते हैं सर बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया अभिलेख वही है जो भीलवाड़ा से प्राप्त होता है, और बिजौलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो चौहान वंश के कौन से शासक ने कराया था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? चौहान वंश की स्थापना की थी। कहाँ से की थी? शाकंभरी से की थी, या फिर अपन बोल दें सपाद लक्ष्य से की थी। सर, सपाद लक्ष्य जिसकी राजधानी थी अही छत्रपुर। अही छत्रपुर राजधानी बनाया गया था नागौर को, है ना। सपाद लक्ष्य, सामर के चारों ओर का स्थान। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने।
तो वासुदेव चौहान जी 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करते हैं सपाद लक्ष्य से और अहिछत्रपुर राजधानी बनाते हैं। सांबर झील का यहाँ पर इन्होंने निर्माण करवाया था। तो वासुदेव चौहान थे जिन्होंने की बिजौली अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया सर। पृथ्वीराज चौहान तो 3 हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बता चुका हूँ मैं आपको, जो फर्स्ट था वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट वो थे जो अजय राज अजमेर वाले जो 1113 में अजमेर की स्थापना करता है उसके पिता थे। सेकंड जगदेव का पुत्र हुआ था और थर्ड पृथ्वीराज चौहान जो हुआ सोमेश्वर का पुत्र हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। और अजय राज कौन थे? अजमेर वाले थे, है ना। अजय राज कौन थे? अजमेर वाले थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का पोस्टमार्टम हो चुका है सर, इस प्रश्न का पोस्टमार्टम हो चुका है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कौन सा है? 33वां प्रश्न। आप लोगों को जवाब देना है सर। ये देखिए समय चल रहा है, समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम है कि निकल जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। एक दिन फिर नया समा आएगा, फिर नया जोश और फिर नए जज्बात के साथ करेंगे अपन तैयारी की शुरुआत, है ना। तो चलिए हार नहीं माननी है, कभी ना कभी तो समय आएगा ही, कभी ना कभी तो किनारे पर जाएगी नाव। देखिए प्रश्न संख्या 33वां, जल्दी से जवाब दीजिए। 20 सेकंड हो चुके हैं सर, 20 सेकंड हो चुके हैं प्रश्न को। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है ये आपको बताना है। किसे समर्पित किया है सर? चलिए समय हो गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तकें लिखी हैं 2, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक लिखी है 1829 में, दूसरी आई थी 1835 में, ठीक है। 1829 में और 1835 में 2 अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं कर्नल जेम्स टॉड ने, है ना। और जो 2 पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहली जो पुस्तक है वो है मित्रों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और जो दूसरी पुस्तक है वो है वेस्टर्न, ये वाली जो अपने लिख रहा है ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। अच्छा, इसका पूरा नाम था ट्रैवल इन सेंट्रल इन वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं मित्रों कि यहाँ जो पुस्तकें लिखी गई हैं, यहाँ जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान लिखी गई है 1829 में। कब लिखी गई है? 1829 में। 1835 में लिखी गई थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी का दूसरा पार्ट लिखा गया था 1835 में, ठीक है। एक पुस्तक आई थी 1839 में। कब आई थी? 1839 में, ठीक है। वो थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक, ठीक है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया जो पुस्तक है वो 1839 में आई है और 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और ये ट्रेवल इन वेस्टर्न सेंट्रल राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए तो अपन बात करें विलियम ब्रैंकली बेकेट। देखिए ये जो किताब है किसको समर्पित है ये पूछा गया है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया जो है किसे समर्पित है? तो उस समय मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्हें ये किताब समर्पित की गई थी, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये किताब समर्पित की गई थी। और जो अपने कर्नल जेम्स टॉड थे इनको यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बना के राजस्थान में भेजा गया था मित्रों। तो आपको हमेशा याद रखना है ट्रैवल इन वेस्टर्न जो इंडिया पुस्तक है वो किसको समर्पित है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को समर्पित है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को समर्पित है। क्लियर होगा आई थिंक। कनिंघम की बात करें तो कनिंघम वो है जो क्या करते हैं? राजपूतों को यूची कबीले के उत्तराधिकारी मानते हैं। किसको मानते हैं? यूची कबीले की जाति का वंशज मानते हैं राजपूतों को। तो राजपूतों को क्या मानते हैं? यूची जो कबीला था उसके वंशज मानते हैं। और कुषाणों से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? कुषाण जाति से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? राजपूतों को। दोबारा सुन लीजिए, कनिंघम कौन है? कनिंघम वो है जो राजपूतों को कहते हैं कि जो मध्य एशिया से एक यूची कबीला आया था। कौन सा कबीला आया था? यूची कबीला। और यूची कबीले का संबंध कौन सी जाति से बताते हैं? कुषाण जाति से बताते हैं। बात करें विलियम कुक की, तो विलियम कुक जो थे उन्होंने भी पुस्तक लिखी है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं तो मतलब कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए अगला प्रश्न 34वां क्या कह रहा है? याद रखना आपको पुस्तक किसको समर्पित है? तो विलियम बेंटिक को समर्पित है ना। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? मित्रों राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? तो यहाँ देखिए राजस्थान में प्राप्त जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं,
सबसे प्राचीन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो सुन लीजिए, एक जगह पड़ती है विराटनगर, कौन सी है, विराटनगर। विराटनगर में एक सभ्यता है बैराट, तो बैराट सभ्यता से, रेड सभ्यता से, है ना। कहाँ कहाँ से प्राचीन सिक्के प्राप्त होते हैं, तो विराटनगर से, है ना, और रेड सभ्यता से, आहड़ से, कौन सी से, आहड़ सभ्यता से, इसके अलावा नगरी सभ्यता से। इन सभी सभ्यताओं से कुछ प्राचीन सिक्के प्राप्त होते हैं, जिन प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमार्क। दोबारा सुन लीजिए, विराटनगर के बैराट, रेड, आहड़ और नगरी सभ्यता से पंचमार्क के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न यह है कि राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते थे, तो जो पंचमार्क के सिक्के हैं ना, इन्हीं को मित्रों आहत सिक्के भी कहते हैं। कौन से सिक्के कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं। तो आहत सिक्के ऑप्शन नंबर बी, आहत सिक्के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। दोबारा सुन लीजिए, जो पंचमार्क मुद्रा जो है, पंचमार्क जो मुद्रा है, उन्हीं को क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के, ठीक है, क्लियर है। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं, जो बैराट, रेड, आहट, नगरी सभ्यता से प्राप्त होते हैं पंचमार्क के, उन पंचमार्क के सिक्कों को ही क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, झन्नाटेदार क्लास चल रही है। कैसी क्लास चल रही है, जन्नाटेदार, शानदार क्लास चल रही है। आई थिंक सबकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और टिक 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 चल रही है। चलिए जल्दी से बताइए, क्या आना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बता दीजिए सर, बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम वेस्ट नहीं करना है और बताना है सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ हुआ था। किसका, सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ हुआ था, क्लियर है। सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सूर्यमल मिशन से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को बता दूं। तो सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनका भी उत्तर आ रहा है बूंदी, बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। एक जगह पड़ती है, कौन सी, बूंदी। कौन सी जगह पड़ती है, बूंदी जगह। और बूंदी में एक गांव पड़ता है, बूंदी में क्या पड़ता है, एक गांव। बूंदी में एक गांव पड़ता है और गांव का जो नाम है वो है हरड़ा गांव। कौन सा गांव, हरड़ा गांव। बूंदी में एक हरड़ा गांव पड़ता है। बात है सन कितने की, बात है सन 1872 की, बात है सन 1872 की। 1872 में हरड़ा गांव में, बूंदी के हरड़ा गांव में, ठीक है, एक महान व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम क्या है, सूर्यमल, है ना, क्या नाम है, सूर्यमल मिशन। तो याद रख लीजिए, सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ हुआ है, बूंदी के हरड़ा गांव में। बूंदी के हरड़ा गांव में, कई बार गांव का नाम दे दिया जाता है। तो बूंदी के हरड़ा गांव में 1872 में सूर्यमल मिशन का जन्म हुआ है सर। सूर्यमल मिशन कौन थे, तो याद रखिए बूंदी के जो महाराव थे, महाराव का नाम क्या है, राम सिंह, है ना। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। कौन थे, सूर्यमल मिशन बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे, सूर्यमल मिशन। दोबारा सुन लीजिए, बूंदी के गांव, कौन सा गांव, हरड़ा गांव में सन 1872 में सूर्यमल मिशन का जन्म होता है सर। कब होता है, सन 1872 में सूर्यमल मिशन का जन्म होता है। ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। किसके, राम सिंह के दरबारी कवि थे। बात करें इनकी रचनाओं की, तो याद रखिए जो इनकी रचना है, बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ, पूछी जाती हैं अक्सर कर। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है मित्रों वंश भास्कर, वंश भास्कर। तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, वंश भास्कर है। वंश भास्कर के अलावा यदि मैं बात करूं तो इनकी रचनाओं में आती है वीर सतसई। कैसी सतसई, वीर सतसई, वीर सतसई इनकी रचनाओं में आती है। वंश भास्कर हो गया, वीर सतसई हो गई, बलवंत विलास हो गया। कौन सा हो गया, बलवंत विलास। बलवंत विलास भी इन्हीं की रचना है। और मित्रों बात करूं बलवंत विलास के अलावा तो राम रंजार, राम रंजार भी इन्हीं की क्या है, एक रचना है। इसके अलावा बात करूं सती रासो, तो सती रासो भी इनकी रचना है। और मैं यदि बात करूं तो याद रखिए मित्रों एक और रचना है इनकी, धातु रूपावली। कौन सी रूपावली, धातु रूपावली। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। किसकी, बूंदी के
सूर्यमल मिशन की। दोबारा सुन लीजिए सूर्यमल मिशन के बारे में। बूंदी का एक गांव है हरड़ा गांव। हरड़ा गांव में 1872 में एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम था सूर्यमल मिशन। ये अपने ज्ञान की वजह से महाराव बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि रहे। इनकी कुछ रचनाएं हैं वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास, राजरमण, सती राशो और धातु रूपावली। तो इनमें से मुख्य रूप से जो पूछी जाती है मैं आपको बता दूं, वंश भास्कर। कौन सी रचना मित्रों? वंश भास्कर पूछी जाती है, वीर सत्सई पूछी जाती है, बलवंत विलास पूछी जाती है। ये कुछ रचनाएं हैं जो बूंदी के कवि सूर्यमल मिशन से पूछी जाती है। तो इनमें से सही उत्तर जोधपुर नहीं होगा, चित्तौड़ नहीं होगा, जैसलमेर नहीं होगा, कौन सा होगा? बूंदी। तो सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ हुआ था? बूंदी में। देखिए किस तरीके से एक प्रश्न की अपन बाल की खाल खींच रहे हैं। बात आई सूर्यमल मिशन की तो आपको परिचय मिल गया पूरा। सूर्यमल मिशन का जन्म बूंदी के हरड़ा गांव में 1872 में हुआ और बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये इनकी रचनाएं हैं। इनमें से 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास। समझ रहे हो? तो इस क्लास का ये होगा फायदा, इस क्लास का ये होगा फायदा। तो सभी मित्रों से एक निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितनी ज़्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे उतनी ही शानदार आपकी क्लास रहने वाली है। जितने ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़ेंगे उतनी ही शानदार क्लास रहेगी। भानु प्रताप जी समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जो राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भला हो सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोथी खाना, कौन सा खाना? खाना है ये पोथी। पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बात बताता हूँ मित्रों। एक जगह पड़ती है राजस्थान में, जयपुर। कौन सी जगह है? जयपुर। जयपुर के जो महाराज हुए हैं सवाई मानसिंह द्वितीय। कौन? जयपुर के राजा। कौन? सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन हुए? सवाई राम सिंह, मानसिंह नहीं, सवाई राम सिंह द्वितीय मतलब कि सेकंड। और सवाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर के अंदर क्या बनवाया? पोथी खाना बनवाया। क्या बनवाया? पोथी खाना बनवाया। बात कब की है? बात है 1952 की। 1952 में। कब? 1952 में जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा 1952 में जयपुर में एक पोथी खाना बनवाया गया। क्या बनवाया गया? पोथी खाना बनवाया गया। इस पोथी खाने से मित्रों आप लोग याद रखें अलग अलग ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी भाषा के ग्रंथ हैं? तो अरबी, फारसी। कौन कौन सी? अरबी, ठीक है, फारसी, अरबी, फारसी, ठीक है, अरबी, फारसी। और बात करूं राजस्थानी, अरबी, फारसी और राजस्थानी भाषा के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक? दोबारा सुन लीजिए। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड ने 1952 में क्या बनवाया? पोथी खाना। कहाँ बनवाया? जयपुर में। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथी खाना बनवाया 1952 में, जिसमें अरबी, फारसी और राजस्थानी भाषा के ग्रंथ मौजूद हैं। तो सर कहाँ है पोथी खाना? पोथी खाना जयपुर में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है ना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। पोथी खाना, तो पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है भैया? जयपुर में स्थित है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, घड़ी आपके आगे है, जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं, तब तक आप प्रश्न का जवाब दीजिए, है ना? कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप आराम से जवाब दे पाएंगे। चलिए सर, 34, 35 सेकंड समय हो गया है पूरा, समय हो गया है पूरा, कंप्लीट हो गया है टाइम। स्टार्टिंग करें, स्टार्टिंग करें। तो स्टार्टिंग करते देखिए कितना प्यारा प्रश्न है 37वां, है ना? कितना प्यारा प्रश्न है 37वां। क्या है? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक हैं। एक एक की बात करता हूं। पहले मैं दशरथ शर्मा जी की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि राजपूत जो है ना भैया, राजपूत वो कौन है? ब्राह्मण है। राजपूत कौन है? ब्राह्मण है।
और बजौलिया अभिलेख में लिखा हुआ है वत्सगोती ब्राह्मण है। कायम रासो कह रही है वत्सगोती ब्राह्मण है। कौन? राजपूत। तो राजपूतों को ब्राह्मण बताया है किसने? दशरथ शर्मा ने। और कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि राजपूत जो हैं वो शक या सीथियन जनजाति के लोग हैं। सीथियन जाति के लोग हैं जो मध्य एशिया से आए हैं। तो शक या सीथियन जनजाति के लोग बताता है। कहाँ से? विदेशी बताता है। कौन बताता है? विदेशी। विदेशी आपका कर्नल जेम्स टॉड बता रहा है, विलियम कुक बता रहा है, और इसके अलावा स्मिथ भी बता रहा है। क्या कह रहा है? विदेशी थे ये लोग। लेकिन ये बताता है प्रॉपर शक एवं सीथियन जनजाति के लोग थे जो भारत में आए थे। अब देखिए वीएन स्मिथ क्या कहता है? वीएन स्मिथ जो है वो राजपूतों के बारे में सर जी साफ साफ कहता है कि राजपूत जो है वो हूणों की संतान है। तो याद रखना, राजपूतों को हूणों की संतान। किसकी संतान? राजपूतों को हूणों की संतान कौन बताता है? तो राजपूतों को हूणों की संतान, राजपूतों को हूणों की संतान बता रहा है वीएन स्मिथ। दोबारा सुन लीजिए, वीएन स्मिथ कह रहा है कि राजपूत किसकी संतान है? राजपूत हूणों की संतान है। वीएन स्मिथ बता रहा है। शक एवं सीथियन जनजाति के लोग राजपूतों को कौन बता रहा है? तो ये विदेशी बताता है कर्नल जेम्स टॉड। दशरथ शर्मा कह रहा है, दशरथ शर्मा क्या कह रहा है कि भैया राजपूत जो है ना, राजपूत वो ब्राह्मण है। राजपूत कौन है? ब्राह्मण है। तो शेष कौन बचा? शेष बचा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया जो राजपूत है ना, वो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। वैदिक आर्यों की संतान है। और क्या बताता है इनको? इनको बताता है सूर्यवंशी। कौन सा वंशी? सूर्यवंशी बताता है। दोबारा सुन लीजिए सर जी, अगर हम दशरथ शर्मा की बात करें, दशरथ शर्मा राजपूतों को ब्राह्मण बताता है। इसके अलावा गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी कहते हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान और कौन से वंशी हैं? सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी बता रहा है कौन? ये आपका ओझा जी है ना। और कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, शक एवं सीथियन जनजाति के लोग बताता है, कहता है विदेशी थे, मध्य एशिया से आए थे। जबकि वीएन स्मिथ भी विदेशी बताता है, लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है कि राजपूत हूणों की संतान है। किसकी संतान है? राजपूत हूणों की संतान है। तो राजपूत हूणों की संतान है, वीएन स्मिथ कह रहा है ना। शक एवं सीथियन जनजाति के लोग हैं, कर्नल जेम्स टॉड कह रहा है, दशरथ शर्मा कह रहा है ब्राह्मण थे। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है और कौन से वंशी हैं? सूर्यवंशी हैं। ये बात कौन बनाया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी की कहानी मैंने आपको एक बार बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। पूरी पृथ्वी, सबसे पहले एक राजा हुए थे, है ना, मनु, है ना। मनु और शत्रुपा के कुल मिला के 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए। तो पूरी पृथ्वी में से 10 पुत्रों में से 9 पुत्रों को पृथ्वी बांट दी गई थी, ठीक है, एक को नहीं बांटी गई थी। उसका कारण था पूरी पृथ्वी को राजा मनु ने अपने 9 पुत्रों में बांट दिया था, एक में नहीं बांटा था। वो जो था वो भगवान शिव और पार्वती के बाग में अर्थात उद्यान में बिना उनकी अनुमति के प्रवेश कर गया था, तो उसे स्त्री बना दिया गया था श्राप देकर के। उस स्त्री का विवाह होता है चंद्र के पुत्र बुद्ध से। चंद्रमा का पुत्र कौन है? बुद्ध से उस स्त्री का विवाह होता है और उस स्त्री की जितनी संतान हुई वो चंद्रवंशी कहलाई। बाकी 9 जो पुत्र थे जो बांटे गए थे मनु के, उन सबकी जो संतान है वो सूर्यवंशी कहलाई। तो क्लियर है सूर्यवंशी चंद्रवंशी का कॉन्सेप्ट। याद रखिए, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कौन बता रहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हूणों की संतान स्मिथ कह रहा है। शक एवं सीथियन जनजाति कर्नल जेम्स टॉड। दशरथ शर्मा कह रहे हैं ब्राह्मण थे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से शानदार तरीके से आपके सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे। सर अगला प्रश्न 38वां, देख करके खुश हो गई होंगी आपकी आत्मा। कितना प्यारा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। 35 सेकंड का समय करके बताइए, है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे, बड़ा ही सरल सा प्रश्न है ना। खिल गए होंगे देख करके प्रश्न को। इतना सरल प्रश्न कैसे आ गया भाई, है ना। बहुत सरल प्रश्न है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जो भी विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद, गुड, बहुत अच्छी है आपकी तैयारी। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, है ना। ये वही प्रश्न है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, अच्छा, एक और बात मैंने अभी आपको बताया था वीएन स्मिथ वाला, हूणों की संतान। ये भी एक मिनट, ये टाइम बताता हूँ। देखिए, मैंने कहा था वीएन स्मिथ कहता है राजपूत हूणों की संतान है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक में। कब पूछा गया था? महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था कि किसने राजपूतों को हूणों की संतान कहा है। क्लियर, महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 में पूछा गया था किसने राजपूतों को हूणों की संतान कहा है। तो याद रखना वीएन स्मिथ में। बिल्कुल सही है, जिनका भी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है। सिसोदिया। दोबारा सुन लीजिए, देखिए प्रश्न 38वां क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी जाती है?
सर अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये था चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान का साथी, मित्र और कवि। कवि चंद्रवरदाई ने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है। कवि चंद्रवरदाई क्या कहता है कि आबू पर्वत पर, आबू पर्वत कहाँ पड़ता है? सिरोही में। तो आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ को कुछ राक्षस या कुछ असामाजिक तत्व आकर के उसमें खून हड्डियां वगैरह डाल के यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं, यज्ञ को भंग कर देते हैं। तो मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ से 4 राजपूत जातियां का जन्म हुआ। तो आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ किया और यज्ञ से निकली 4 राजपूत जातियां। कौन कौन सी निकली? परमार, परमार के बाद निकली सर प्रतिहार, प्रतिहार के बाद निकली सर कौन? चालुक्य, और चालुक्य के बाद कौन सी निकली? चौहान। याद रखना सर, चौहान सबसे एंड में आए थे, अंतिम कौन सी जाति आई थी? चौहान। 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति की थी यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए। जब परमारों से नहीं हो पाए तो प्रतिहार आए, प्रतिहारों से नहीं हो पाए तो चालुक्य आए, और चालुक्य से नहीं हो पाए तो चौहान आए। एक बार आरपीएससी ने यह पूछ लिया था कि कौन सबसे अंत में आया। ध्यान रखिए, इनका कोई वैसे क्रम है नहीं, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि सबसे एंड में बताओ कौन आया। तो सबसे एंड में कौन आया था? चौहान आए थे सबसे एंड में। ठीक है, परमार यही रहे, प्रतिहार यही रहे। चालुक्य जो थे, जिनको सोलंकी कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? सोलंकी कहा जाता है। भैया ये कर्नाटक और गुजरात में शिफ्ट हो जाते हैं, कर्नाटक और गुजरात में क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी प्रतिहार, परमार और चौहान का यहीं पर राजस्थान में अस्तित्व मिलता है। तो याद रखिए, अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ किया, 4 राजपूत जातियां पैदा हुई, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। पूछा गया इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, परमार है, चौहान है, चालुक्य। कौन सी नहीं है? सिसोदिया नहीं है। सिसोदिया जाति अग्निकुंड से पैदा नहीं हुई है। फिर प्रश्न आता है सिसोदिया जाति कैसे पैदा हुई? देखिए, प्रश्न में से प्रश्न निकलता जा रहा है। सिसोदिया जाति का उत्पन्न कहां से है? तो मैं आपको बता दूं मित्रों, एक जगह पड़ती है चित्तौड़। कहां पड़ती है? चित्तौड़। चित्तौड़ में एक गोहिल वंश के राजा थे, है ना। अब देखिए, अपन बात करें सिसोदिया की, तो चित्तौड़ में जो गोहिल वंश के शासक थे, गोहिल वंश के राजा, इनका एक पुत्र होता है। इनका कौन होता है? पुत्र। किसका? गोहिल वंश के राजा का पुत्र होता है। पुत्र का नाम था राहप। पुत्र का नाम क्या है? राहप। और जो राहप जो है ना, वो यहां से जाता है और एक जगह पड़ती है राजसमंद। ठीक है, एक जगह पड़ती है राजसमंद। राजसमंद के सिसोदा गांव में जाकर के बस जाता है। कौन? राहब। कौन से गांव में? सिसोदा गांव में। दोबारा सुन लीजिए, चित्तौड़ के गोहिल वंश के राजा के पुत्र हुआ है राहब, और राहब जाकर के बस गया राजसमंद के सिसोदा गांव में। कौन से गांव में? राजसमंद के सिसोदा गांव में जाकर के बस जाता है। कौन? राहब। सिसोदा गांव में जाकर के बस गया, तो इसके जो वंशज हैं, अब राहब के जो वंशज हैं, जो सिसोदा गांव में जाकर के बसा है, इसके वंशज कहलाए सिसोदिया। कौन कहलाए? सिसोदिया कहलाए। किस लिए कहलाए? सिसोदा गांव में बसने की वजह से सिसोदिया कहलाए। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, सिसोदिया वंश गोहिलों की शाखा है ना। तो चित्तौड़ के जो गोहिल वंश के राजा थे, उनका पुत्र हुआ एक राहप। कौन हुआ? राहब। राहप राजसमंद के सिसोदा गांव में जाकर बस जाता है, और इसके जो वंशज हैं वो सिसोदिया कहलाते हैं। आई थिंक दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कौन सा? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? शानदार चल रही है क्लास? बिल्कुल। अगर आप लोग कह रहे हैं शानदार चल रही है, तो क्लास को भैया शेयर कर दो। क्या कर दो? क्लास को बिल्कुल कर दो, है ना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्लास चल रही है शानदार, तो क्लास को कर दो जल्दी से शेयर। दोबारा, आबू पर्वत का वशिष्ठ पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया, 4 प्रतिहार, चालुक्य, है ना, चौहान और परमार जाति पैदा हुई। इधर चित्तौड़ के गोहिल वंश के राजा का पुत्र था राहब, और राहब चला जाता है सिसोदिया गांव में बस जाता है। सिसोदिया गांव वर्तमान में कहाँ है? राजसमंद में पड़ता है सिसोदिया गांव। वहां के जो इनके जो वंशज हुए वो कहलाए सिसोदिया, उत्तराधिकारी कहलाए सिसोदिया। चलें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है, 39वां, और ये टिक टिक चल रही है। आप जवाब दीजिए, है ना। इन 10 प्रश्नों की श्रृंखला में ही बड़े परेशान हो जाते हैं सर, है ना। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिया करो, फिर समय क्यों लगाना।
बिल्कुल समय नहीं लगाना है। फिर अगला प्रश्न ये आपके आगे है, पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। ये महेंद्र पाल गलत लिखा हो भैया, ये इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, है ना, ये लिख गया है मिस प्रिंट से, कोई पुराना कोई क्वेश्चंस का आ गया है। ये लीजिए, मैं हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, करिए। पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है हर्ष पर्वत शिलालेख से, गोसंडी शिलालेख से, चिरवा शिलालेख से, बिजौलिया शिलालेख से। प्रश्न का समय खूब हो गया है तो मैं आपको कराता हूं। देखिए, पहले की बात करते हैं। सबसे पहले चित्तौड़ के निकट एक गोसुंडी गांव है, जहां से आपको हर्ष पर्वत की बात कर लेते हैं। तो हर्ष पर्वत का जो शिलालेख है ये है 975 ईस्वी का। कब का है? 975 ईस्वी का है हर्ष पर्वत का शिलालेख। इससे पहले अपन अब बात करेंगे नीचे वालों की, क्योंकि ये तो है ही है। गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख की बात करूं तो एक जगह पड़ती है सर, जगह कौन सी पड़ती है? चित्तौड़, और चित्तौड़ के निकट एक गांव पड़ता है। चित्तौड़ के निकट एक गांव है और गांव का नाम है गोसुंडी। गांव का नाम क्या है? गोसुंडी गांव, गोसुंडी गांव। और गोसुंडी गांव में एक मंदिर है। गोसुंडी गांव में भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। कौन सा मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। वहां से प्राप्त होता है गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख प्राप्त होता है। और गोसुंडी शिलालेख की यदि मैं बात करूं, शिलालेख क्लियर है। चित्तौड़ के गांव गोसुंडी, कौन सा गांव है चित्तौड़ का? गोसुंडी गांव से गोसुंडी शिलालेख प्राप्त होता है। इसमें एक उल्लेख दिया गया है कि सर्वतात एक वो हुआ था शासक, सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इस गोसुंडी शिलालेख में बताया गया है कि सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया, अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया सर्वतात के द्वारा। और क्या जानकारी देता है? तो ये जानकारी देता है वैष्णव और भागवत संप्रदाय की। गोसुंडी शिलालेख में वैष्णव या भागवत कह लीजिए, भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। दोबारा सुन लीजिए, गोसुंडी जो शिलालेख है, गोसुंडी शिलालेख कहाँ है? चित्तौड़ में गांव पड़ता है गोसुंडी गांव। गोसुंडी गांव में गोसुंडी शिलालेख है। यहाँ से सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है, गांव के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। गोसुंडी शिलालेख में ये सारी जानकारियां मिलती हैं। बात करें चिरवा शिलालेख की, कौन से की? चिरवा। तो आपको बता दूं, चिरवा जो शिलालेख है वो है 1273 का, और ये चित्तौड़गढ़ के किले से मिला है ना। 1273 का ये शिलालेख है। कितने का? 1273 ईस्वी का शिलालेख है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ये प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? एक मिनट। चित्तौड़गढ़ किले में एक मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है वो आपको बता दूं, समाधीश्वर, है ना, समाधीश्वर भगवान शिव का टेम्पल है। इस टेम्पल के पास में लगा हुआ है कौन सा अभिलेख? चिरवा अभिलेख। चिरवा अभिलेख में क्या है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है मित्रों। किसमें? चिरवा अभिलेख। चिरवा शिलालेख कहाँ लगा हुआ है? चित्तौड़ में। और गोसुंडी शिलालेख भी चित्तौड़ में। चित्तौड़ का गांव गोसुंडी है। गोसुंडी से शिलालेख मिलता है जहां सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है, भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। चिरवा शिलालेख 1273 का है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में समाधीश्वर मंदिर है भगवान शिव का, उस मंदिर के पास लगा हुआ अभिलेख है। यहाँ से सती प्रथा की जानकारी मिलती है ना, और सामान्य जानकारियां मिलती हैं शहरों की। इसके अलावा यदि बात करूं, बिजौलिया अभिलेख आपको पता ही है, बताने की जरूरत भी नहीं है। भीलवाड़ा बिजौलिया अभिलेख कौन सा? भीलवाड़ा। कौन सा? चौहान वाला। बिजौलिया अभिलेख के अनुसार चौहानों के वंश की स्थापना 551 ईस्वी में किसने की थी? वासुदेव चौहान ने की थी। और यहाँ सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये सभी जानकारी वत्सगोती ब्राह्मण, इनको वत्सगोती ब्राह्मण भी बताता है। क्या कहता है? वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन? चौहान वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन बता रहा है? बिजौलिया शिलालेख। तो आई थिंक ये चारों शिलालेख आपके क्लियर होंगे।
कौन सा? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ के गांव गोसुंडी से प्राप्त होता है और शिलालेख में है ना सर्वतात किसके द्वारा? सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया, ऐसी जानकारी मिलती है। इसके अलावा गोसुंडी से भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। 1273 ईस्वी में चित्तौड़ के दुर्ग में समाधीश्वर मंदिर के पास से मिलता है कौन सा अभिलेख? चिरवा अभिलेख। इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है, गांव की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है और शहरों की सामान्य जानकारियां मिलती हैं। ठीक है। बिजौलिया शिलालेख आपको बताइए चौहानों का शिलालेख है, भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। चौहान 551 ईस्वी में वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया, चौहान वंश की स्थापना की, वत्सगोती ब्राह्मण है, ये सारी जानकारी मिलती है बिजौलिया अभिलेख से। और बात करूं मित्रों किसका? पाशुपत संप्रदाय। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप। गुरु कौन? विश्वरूप का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है हर्ष पर्वत शिलालेख में जो 975 ईस्वी का है। क्लियर है ना? इसका तो आंसर बताया नहीं, बाकी सबकी पोल खोल दी, तो पोल नहीं खोलनी है, आप पहले इसका आंसर देख लीजिए। जो 39वां मतलब आज का 9वां प्रश्न है उसका आंसर आएगा ए। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है हर्ष पर्वत का शिलालेख। कौन से पर्वत? हर्ष पर्वत के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आई थिंक क्लियर है। चलिए अंतिम प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न 10वां, वैसे 40वां प्रश्न। क्या कह रहा है 40वां प्रश्न? देखिए 4 दिन में 40 प्रश्न हो गए। इस क्लास को आप रेगुलर लीजिए, डेली 10 मिनट की, भले ही बाद में देखो चाहे मत देखो, एक बार इस क्लास को देखते जाओ, ताकि इससे आपके रोज 10-10 प्रश्न भी करेंगे तो याद रखिए रोज के 10 हो गए तो एक महीने के होते हैं 300 प्रश्न। कितने प्रश्न? 300 प्रश्न होते हैं। यदि बहुत अच्छे से आप 300 प्रश्न भी पढ़ के जा रहे हैं तो उनमें से बहुत ज़्यादा प्रश्नों के आने की संभावना रहती है मित्रों, और ये सभी प्रश्न वही हैं जो आ चुके हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 40वां क्या है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी आपको बार बार बताई थी, रीट में पूछी गई है ना? रीट कौन सा? 2023 वाले रीट में पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। बार बार पुस्तकें पूछी जाती हैं, आप लोगों को याद रखना, और यहाँ मैं इन सबकी पुस्तकें बताने वाला हूँ। तो देखो द अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखी है दशरथ शर्मा ने। किसने लिखी है भैया? दशरथ शर्मा ने। द अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखी है दशरथ शर्मा ने। बात करूं रीमा आहूजा, किसकी? रीमा आहूजा की। तो रीमा आहूजा ने जो पुस्तक लिखी है वो भी एक बार पूछी गई है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रीमा आहूजा की पुस्तक है। रीमा आहूजा की पुस्तक का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया की लेखक कौन है? रीमा आहूजा है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रीमा आहूजा। दशरथ शर्मा की मैंने आपको बता दी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी है। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की भैया 2 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें? 2 पुस्तकें। पहली पुस्तक 1829 और इसका दूसरा पार्ट आया 1835 में, ये एक ही है ना? पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और दूसरी जो पुस्तक थी वो थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया है ना? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो 2 पुस्तकें आई थी। ये 1829 और 35 में इसके 2 पार्ट आए थे। एक पार्ट था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा पार्ट था ट्रेवल इन वेस्टर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो 2 पार्टों में लिखी गई है। पहली पुस्तक 1829 1835 और ये वाली जो पुस्तक थी वो आई है 1839 में। कौन सी? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये तो हो गई कर्नल जेम्स टॉड की 2 पुस्तकें। रीमा आहूजा की पुस्तक हो गई द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बचा विलियम फ्रैंकली। तो विलियम फ्रैंकली कौन था? मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो अपने मराठा सेना के बढ़ाईती सेनापति थे, जिन्हें जहाज फिरंगी की उपाधि दी गई है, जो कि यहाँ पर भारत आए थे। ठीक है, जिन्होंने कि जयपुर में, उदयपुर में और यहाँ पर चित्तौड़ में आक्रमण किए थे। तो विलियम फ्रैंकली की यदि मैं बात करूं तो विलियम फ्रैंकली जो थे वो इनके मित्र थे। किसके? मिस्टर जॉर्ज थॉमस के। और इन्होंने किताब लिखी है मिस्टर जॉर्ज थॉमस पर। कौन सी लिखी है? तो बता दूं 1805 में पुस्तक लिखी है। कब लिखी है? 1805 में जॉर्ज थॉमस पर लिखी गई किताब थी। उनकी जो मिलिट्री की यात्रा थी उसके बारे में। तो
पुस्तक का नाम है मिलिट्री, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, मिलिट्री, एक मिनट, मिलिट्री MEMORIES, मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो आपको याद रखना है सर तीनों की किताबें, कर्नल जेम्स टॉड की किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829, इसका दूसरा पार्ट 1835 में आया। पुस्तक का नाम क्या था, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरी पुस्तक 1839 में आई, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, और विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में पुस्तक लिखी है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। रीमा आहूजा की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सभी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कैसी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं मित्रों। तो इन पुस्तकों को आपको याद रखना है, ये पुस्तकें अक्सर कर पूछी जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। वो खत्म हो गया है ना, क्या शानदार सेशन था, क्या शानदार क्लास थी, गजब की क्लास थी, मजे आ गए सर, मजे आ गए। आप सभी विद्यार्थियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बस इतनी सी चीज़ अपन चाहते हैं, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन 70,000 पदों की वो तैयारी में लगे हुए हैं जो 2024 में आने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो क्लास है ये रामबाण सिद्ध होगी सर। कौन सा बाण, रामबाण सिद्ध होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करते हैं कल अगली क्लास में मंडे को। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।